हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अगले टॉपिक की बात करेंगे एक्सक्रीशन की, है ना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये चार पार्ट हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतिम समय में हम आ गए और उसमें एक्सक्रीशन की हम बात करेंगे। और एक्सक्रीशन हमको जनरली पता है क्या होता है। ड्रग के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो पासेज आउट ऑफ बॉडी के बाहर निकलना, सिस्टमिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना। अब एक्सक्रीशन कितने टाइप, कहां से एक्सक्रीट हो सकता है ड्रग, है ना। तो यूरिन से सबसे मेजर जो हमारा ड्रग कहीं से भी एक्सक्रीट होगा वो है यूरिन। दूसरा है फीसेस, फीसेस से, रेक्टम के थ्रू, फूड के साथ फीसेस से। तीसरा है एक्सेल्ड एयर, जो हम सांस छोड़ते हैं उससे, ठीक है। चौथा सलाइवा या स्वेट से, जो कि मेरे को लगता मैंने लिखा नहीं पर अभी लिख दूंगा, सलाइवा या स्वेट से। और इसके अलावा जो है वो मिल्क से, ठीक है। तो मिल्क से ये जो है हम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सलाइवा एंड स्वेट की बात करें तो उससे कुछ ड्रग जो है वो लिपोफिलिक ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट होते हैं। अब हम मेनली तो हम यूरिन, फीसेस इसकी बात करेंगे, तो हम पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। अब यूरिन जो है, यूरिन मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर से ये जो किडनी से हो करके जाएगी, ये यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होते हुए बाहर जो एक्सक्रीट होगी यूरिन, ठीक है। यूरिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन फॉर मोस्ट ड्रग है। कहानी क्लियर हो गई, ये यूरिन के थ्रू होता है। अब यूरिन का पूरा हम मैकेनिज्म आगे चल के देखेंगे, उतना काफी अभी उतना कि मतलब कौन कौन से रूट होते हैं जिससे एक्सक्रीट होता है। पहला यूरिन है, दूसरा फीसेस है। फीसेस से कैसे होता है, ये जो लिवर होता है, लिवर हमने देखा अभी तक मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोयूरानाइडेशन कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो ये क्या करेगा आप क्या, और हमने मेटाबॉलिज्म में एक और चीज पढ़ी थी कि हाईली लिपोफिलिक, हाईली नॉन सोल्यूबल, मतलब जो हाइड्रोफिलिक बनाना ड्रग को और उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड बना देना, ये पढ़ा था हमने, पूरी लाइन पढ़ी थी, है ना। तो मतलब ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस में कन्वर्ट करके उसको कंजुगेट करके उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा के और वो एक्सक्रीट कराता था। तो वही ये हो रहा है कि या तो ऑर्गेनिक एसिड होगा या तो ऑर्गेनिक बेस होगा या फिर दूसरे लिपोफिलिक ड्रग्स होंगे। तो जो लिवर है मेटाबोलाइज कर रहा था, अब मेटाबोलाइज करके वो पैक करके भेजेगा ना बाहर। तो कैसे पैक करके भेजेगा, तो जो ऑर्गेनिक एसिड है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एसिड बाइल कंजुगेटेड, बाइल से जो कंजुगेटेड है, ठीक है ना, बाइल से जो कंजुगेटेड है, बाई OATP एंड MRP2, ये दो ट्रांसपोर्टर हैं। तो उनके थ्रू जो है लिवर जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा ड्रग को, और वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहां पर जाएगा और फिर उसके बाद ये जो है आपका ये यहां से जाके ऐसे 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 होके और ये एक्सक्रीट हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है, मतलब ये ड्रग को यहां से ऐसे इसने एक्सक्रीट किया, ये हेपेटिक पोर्टल के सिस्टम के थ्रू, मतलब यहां से आया और उसके बाद ये चला गया। जाने के बाद इसमें पूरा का पूरा मतलब एक्सक्रीट हो गया। तो लिवर क्या करता है, या तो ऑर्गेनिक एसिड या तो ऑर्गेनिक बेस या फिर लिपोफिलिक ड्रग को एक्सक्रीट करेगा। तो ऑर्गेनिक एसिड्स को अगर करता है तो वो कंजुगेटेड हो जाते हैं बाइल के थ्रू, और वो किसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, दो ट्रांसपोर्टर है ऑर्गेनिक एसिड के लिए, OATP एंड MRP2। ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो OCT के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होता है। अदर लिपोफिलिक ड्रग की बात करें तो हमने एक ट्रांसपोर्टर पढ़ा था PGP, जो इफ्लक्स में काम आता है, PGP, पी ग्लाइकोप्रोटीन, उसके थ्रू जो है बाकी जो है लिपोफिलिक ड्रग्स एक्सक्रीट होंगे। अरे बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन से ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होंगे फीसेस वाले रूट के थ्रू या बाइल के थ्रू, वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा 3000 से ज्यादा। अरे बात समझ आ रही, 3000 डेल्टा से ज्यादा। ड्रग कौन सी जो एक्सक्रीट होगी फीसेस के थ्रू, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफैम्पिन, टेट्रासाइक्लिन एंड फिनोबार्बिटोन। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसा दिमाग में क्लियर हो गया होगा, पिक्चर बनाने के लिए ये सब डायग्राम बनाया। अब आ जाता है एक्सेल्ड एयर। तो क्या होता है हमारा, ये हो जाता है लंग्स, मान लेते हैं ये डायफ्राम है, यहाँ ब्रोंकस है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, और भी बहुत सारी चीजें, ऐसे पूरे डिवीजन होता है पूरा लंग में, हमारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, एयरवे का। एंड में, सबसे एंड में जाके टर्मिनेट होती है, तो ये छोटी छोटी एल्विलाइज होती है, यही गैसियस एक्सचेंज करती है।
इसी में ब्लड वेसल से जाके लिपटी होती है, इसी में जाके ऐसे ब्लड वेसल से करके, तो वही जो है वो ब्लड जो पूरा बॉडी से घूम घाम के आता है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है। तो ड्रग भी एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि ड्रग बाहर जाएगा कि अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि ये एल्वियोलाई को हमने जूम इन कर लिया, ये यहाँ से ड्रग आया, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वो बाहर जाएगा कि अंदर। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि कैसा पार्शियल प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, पर अभी जनरली हम ये बोल रहे हैं कि ड्रग जो है वो बाहर चली जाएगी, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, और उसके बाद ये बाहर चली जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। ये ब्लड वेसल्स है जो उसको इसको मतलब घेरे हुए, किसको, एल्वियोलाई को। ठीक है ना, ये ब्लड वेसल्स से एक्सचेंज हो जाएगा एल्वियोलाई से। ये एक्सेल्ड एयर में हो गया। ये है गैसेस, वोलेटाइल लिक्विड आर एक्सक्रीटेड। कौन से गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड जो है वो एक्सेल्ड एयर के थ्रू होते हैं, तो वो होता है जनरल एनेस्थेटिक्स, पैरेलडिहाइड एंड अल्कोहल। ये जो 3 चीज हैं ये एक्सेल्ड एयर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। अरे बात समझ आ रही, कोई दिक्कत? ठीक है। सलाइवा वाला मैंने बताया, लिपोफिलिक ड्रग्स हैं जनरली जो भी वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, और यही एक कारण है कि जो दवाई खाने के बाद जो मुंह में कड़वा कड़वा लगता है बहुत दिन तक, वो सलाइवा के कारण इसलिए आता है। अगला रूट है मिल्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह है कि इन्फेंट्स जो है वो सक करते हैं मिल्क को, तो हाँ, बट सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू मिल्क, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग सक्ड बाय इन्फेंट्स। ठीक है, बस इतना काफी है। अब हमको ये मेन यूरिनरी जो है, यूरिनरी एक्सक्रीशन जिसको बोलते हैं हम, यूरिन के थ्रू, वो किसके थ्रू होता है, रीनल एक्सक्रीशन होता है, मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, किडनी में, है ना। तो हमको वो देखना है, तो कैसे, तो ये बताया है डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में हमने एक्सक्रीशन को डिवाइड किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। हमको मेन ये 3 देखना, और यही मेन मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का। अभी तो सिर्फ हमने इतना जाना कि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं ड्रग्स, कुछ फीसेस के थ्रू, कुछ एक्सेल्ड एयर के थ्रू, कुछ सलाइवा के थ्रू, कुछ मिल्क के थ्रू, कुछ रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू। ये सब पाथवेज है, जिसमें कि मेजर जो है वो यूरिनरी है। इसमें से मेजोरिटी लगभग 90% ऑफ ड्रग्स जो है एक्सक्रीट होते हैं। बाकी कुछ जो ड्रग इन रूट से भी एक्सक्रीट हो रहे हैं, उनका भी कुछ पोर्शन जो है यूरिन से एक्सक्रीट होता है। तो अब हमको मेन रीनल एक्सक्रीशन या यूरिनरी एक्सक्रीशन को देखना है। चलिए देखते हैं। तो अब हमने बोला वो तीनों प्रोसेस को देख लेते हैं हम। यूरिनरी एक्सक्रीशन हमारा मेन है, उसको हम देख लेते हैं। हमने उसमें 3 चीज बोली थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना। सबसे पहले तीनों का मतलब समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। सबसे पहले ये देखें कि ये क्या है, ये क्या बना है। ये बना है नेफ्रॉन, हमारी किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन। इसी से हमारा जो है पूरा एक्सक्रीट होता है, क्या, पूरे ड्रग्स या कुछ भी जो है, यूरिन इसी से बनता है, और उसके बाद वो जाके कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिंग यूरेटर्स के जाके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और वहां से जाके पर्चुरेशन, वो मिक्चुरेशन हो जाता है, मिक्चुरेशन हो जाता है ना। तो मिक्चुरेशन मतलब रिलीज ऑफ, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि नेफ्रॉन है। इसी में से हमको 3 प्रोसेस होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले ये बताएं कि बोमेन्स कैप्सूल ये है, उसके पार्ट बता देता हूं। फिर ये जो है ये है पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहां से होके आया, फिर ये डिसेंडिंग उतर रहा है ना, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, और ये पूरा पार्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अरे ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, GFR लिख दिया है, सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो होता है, कैसे होता है, कहां से, बोमेन्स कैप्सूल से। तो किसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स मतलब ये जो आ रही आर्टरी है, और इफरेंट मतलब जो जा रही आर्टरी है, यहाँ पर एक नेटवर्क बनाती है जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, अब यहाँ से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जनरली सारे ही ड्रग इसमें से पास हो जाते हैं, अगर वो प्रोटीन बाउंड है नहीं है
प्रोटीन बाउंड अगर है तो नहीं होंगे, प्रोटीन बाउंड नहीं है अगर तो कितना भी बड़ा ड्रग होगा वो आसानी से, क्योंकि इसके जो पोर्स हैं वो काफी बड़े होते हैं, आसानी से आ जाते हैं लगभग। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव लार्जर पोर्स देन यूजुअल नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग। यूजुअल नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है उससे कई गुना ज्यादा इसका बड़ा पोर्स है। वेदर लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल, वो सारे के सारे ड्रग जो है इससे पास हो जाते हैं। किस पे डिपेंड करता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड रीनल ब्लड फ्लो, मतलब यहाँ से ब्लड कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड पे जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है वो पास नहीं कर पाएगा। तो दो चीज पे डिपेंड करता है, दो इसके डिटर्मिनेंट हो गए। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मतलब इतनी देर में कितना ब्लड छन जा रहा है, वो 120 ml पर मिनट। ये एक तरीके से छनने वाला सिस्टम है, छन जाता है इससे ब्लड। ठीक है, आ गया ब्लड, आ गया ब्लड से ड्रग आ गया, है ना। नॉन बाउंड, जो नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग था वो चला, ठीक है, चला। अब कुछ लिपोफिलिक ड्रग होगा, अरे बात समझ आ रही है, लिपोफिलिक ड्रग होगा। तो अगर लिपोफिलिक ड्रग है तो वो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब। ये जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो है ड्रग वो तो बाहर चला जाएगा यूरिन के, लेकिन उसकी जगह अगर जो वापस चला जा रहा है ब्लड वेसल्स में, यहाँ पर समझ रहे हैं आप बात, मतलब जैसे ये है, ये जो रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है वो ड्रग होगा, लिपोफिलिक ड्रग जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पैसिव प्रोसेस है, तो पहली बात, ठीक है। दूसरा डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, किस पे डिपेंड करता है? लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। कितना लिपिड, ये जो रेड है ना, ये पूरे ब्लड वेसल सराउंड करे हुए हैं इसको, ताकि अगर कोई ड्रग रीअब्जॉर्ब होगा तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन में जाके वापस बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा आयनाइजेशन ऑफ ड्रग एट यूरिनरी पीएच, अनआयनाइज्ड ड्रग नहीं जा पाएगा। कई बार हम पूरा पिछला डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बोल देते हैं कि अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वो इसमें नहीं जाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। सिर्फ आयनाइज्ड ड्रग जो है वो क्या होगा? वो होगा रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग 99% डिफ्यूज बैक, जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसमें से लगभग 99% ड्रग जो है वो डिफ्यूज बैक हो जाते हैं। अब क्या मैंने बोला? अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब अगर हमको कोई ऐसा ड्रग है जिसको आयनाइज कराना है, तो हमने पहले भी पढ़ चुका है कि वीक बेस को हम एसिडिक ड्रग में आयनाइज कराते हैं, वीक एसिड को हम बेसिक यूरिन में आयनाइज कराएंगे, ठीक है। एसिडिक यूरिन में वीक बेस को हम मतलब वो करेंगे, क्या बोलेंगे? वीक बेस एक्सक्रीटेड, वीक बेस एक्सक्रीटेड इन एसिडिक यूरिन। एसिडिक यूरिन में क्यों? क्योंकि जैसे ही आयनाइज हो जाएगा तो आयनाइज ड्रग जो है वो अब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो बाहर चला जाएगा। वीक एसिड में क्या बोल रहा है? बेसिक यूरिन में, मतलब वीक एसिड का ड्रग है, अगर यूरिन को बेसिक कर देंगे तो फिर वहां आयनाइज हो जाएगा, जिस कारण से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही? कोई दिक्कत? ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड इन पॉइजनिंग। ये क्या है? ये जो चीज है ये किस में यूज होती है? पॉइजनिंग में। मतलब अगर कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई हमारी बॉडी में, हमको एक्सक्रीट कराना है, अगर कोई बेसिक ड्रग है तो हम उसको एसिडिक मीडियम देंगे, एसिडिक यूरिन करवाएंगे ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए, क्योंकि वो आयनाइज होगा और फिर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो एक्सक्रीट हो जाएगा। और अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो हम बेसिक यूरिन करवाएंगे ताकि वो आयनाइज हो जाए और वो रीअब्जॉर्ब ना हो और फिर वो एक्सक्रीट हो जाए। हाईली आयनाइज्ड ड्रग एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर। क्या बोल रहा है? मैंने पहले ही बोला कि अगर आयनाइज है ड्रग तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना जीएफआर होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, उतना ही वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये रीअब्जॉर्प्शन की बात हो गई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात हो गई, रीअब्जॉर्प्शन की बात हो गई। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब है ये तो रीअब्जॉर्ब हो रहा था। अब ये कुछ ड्रग जो है वो वापस सिक्रीट भी तो कर रहा है, ट्यूब्यूल से सिक्रीट कर रहा है। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से तो ड्रग आ ही रहा है, ये ब्लड जो आ रहा है तो इसमें भी कोई ना कोई ड्रग पहले से है ना बॉडी से, तो ये जो ब्लड आ रहा है ये भी तो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा होगा। तो वही ट्यूबुलर सिक्रीशन है कि मतलब ल्यूमेन में छोड़ रहा है कि भैया इसको ले जाओ, अब एक्सक्रीट करो। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो ओएटीपी एनायनिक ट्रांसपोर्टर होता है, उससे ऑर्गेनिक एसिड एक्सपोर्ट होते हैं। ऑर्गेनिक बेस ओसीटी से, और दूसरे लिपोफिलिक ड्रग पी ग्लाइकोप्रोटीन या एमआरपी2 से, ठीक है। ओएटीपी ओसीटी आर लोकेटेड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पी ग्लाइकोप्रोटीन और एमआरपी जो है वो कहां पे होते हैं? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये भी बाहर सिक्रीट अपना जो ड्रग है या जो भी मेटाबोलाइट है उसको सिक्रीट करते हैं कि इसको बाहर ले जाओ। इस तरीके से यूरिनरी सिक्रीशन होता है। अब हम थोड़ा ओईटीपी ओसीटीपी और इनको जरा थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं।
तो अब एनायनिक ट्रांसपोर्टर और कैटायनिक ट्रांसपोर्टर, इन दोनों को देख लेते हैं हम ओएटीपी थोड़ा सा। ये बताया मैंने कि ओएटीपी एनायनिक ट्रांसपोर्टर है, ऑर्गेनिक एसिड्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। एग्जांपल्स है पेनिसिलिन, प्रोबेनिसिड, इंडोमिथासिन, सैलिसिलेट, सल्फापायराजोन, नाइट्रोफिरॉन्टोइन, ड्रग ग्लूकोयूरेनाइड जो भी होते हैं या सल्फेट्स जो भी बनते हैं, ड्रग के जो ग्लूकोयूरेनाइड या सल्फेट जो बनते हैं वो, ठीक है ना। अब ओसीटी मतलब कैटायनिक ट्रांसपोर्टर, ये ड्रग क्या, इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक बेसिस को ये एक्सक्रीट करता है। इसमें जाता है थायराइड, अमिलोराइड, ट्राइमेट्रिन, फ्यूरोसामाइड, क्विनीन, प्रोकेनामाइड, कोलिन एंड साइमेटिडिन, इतने ड्रग्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब जनरली ये दो ट्रांसपोर्टर्स हैं, एक्टिवली इसके थ्रू सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, एक्टिवली, है ना। एक्टिवली मतलब एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का। तो क्या हो जाता है कि अगर कोई दो ड्रग हैं जिसका इनके पर एक ही रिसेप्टर, सेम रिसेप्टर के प्रति एफिनिटी है, तो क्या होगा, एक जिसकी ज्यादा एफिनिटी है वो दूसरे को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेगा एक्सक्रीट होने के लिए। तो वही केस, एक्स्ट्रा केस देख लेते हैं हम। ड्रग यूटिलाइजिंग द सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कम्पीट्स विद ईच अदर, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल है प्रोबेनिसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ओएटीपी, competes with penicillin and uric acid. So net excretion of पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कंपीट कर रहा है, भाग रहा है। और जो प्रोबेनिसिड की हाई एफिनिटी है ओएटीपी के प्रति, तो वो जल्दी जाके बाइंड हो जाएगा। तो पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन होना तो यूरिक एसिड का भी चाहिए, क्योंकि ये भी तो एफिनिटी है नहीं। लेकिन यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका कारण है क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो एक्सक्रीट होता ही जब यूरिक एसिड रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर पेनिसिलिन का ही एक्सक्रीशन जो है वो घट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट होगा यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट होगा। ये है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब हम काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन देख लेते हैं। एलिमिनेशन कर रहे हैं तो एलिमिनेशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, तो ये तो देखना पड़ेगा ना किस रेट से एलिमिनेशन हो रहा है। 3 फंडामेंटल पैरामीटर्स जो है काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन के। पहला है बायो अवेलेबिलिटी, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्लियरेंस की बस बात करना रह गया था वहां, क्योंकि क्लियरेंस तो अभी ही बात होगी ना, जब नेफ्रॉन्स और सब कुछ पढ़ लिया तो इसलिए। ये क्या है क्लियरेंस, मतलब ड्रग है बॉडी में, ब्लड में। अब ब्लड में ड्रग है तो धीरे धीरे एक्सक्रीट होगा, लेकिन पूरे ब्लड में तो घुला हुआ है ना। तो 500 mg अगर ड्रग है तो वो तो घुला हुआ है, तो वो अगर धीरे धीरे करके 300 घट गया, 200 बच गया, पर वो फिर भी पूरे में फैला हुआ है। लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऐसी मान ली गई है जहां से पूरा ड्रग निकल चुका है। थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, ऐसा थ्योरेटिकल वॉल्यूम प्लाज्मा का या बोले ब्लड का जिसमें से ड्रग जो है कंप्लीटली रिमूव हो गया है। ऐसा होगा कैसे, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, ये थ्योरेटिकल है भाई। पूरे ब्लड में ऐसा कोई नहीं है कि हाथ के हिस्से में से आपका ब्लड अलग, मतलब ड्रग चला गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन इन्होंने थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा मान लिया है जिसमें से ड्रग जो है कंप्लीटली रिमूव हो गया है इन यूनिट टाइम में। इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लेते हैं हम रेट ऑफ एलिमिनेशन GFR जो होता है 50 ml पर मिनट है, ठीक है, और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है 500 mg, मान लिया मैंने, है ना, ऐसा मान लिया। अब ये चलो यूनिट्स को अलग कर देते हैं, तो क्या होगा, तो ये कटा, ये कटा। अब 5/50 बचा, मतलब 1/10 बचा, ठीक है। मतलब आ जाएगा 0.1। 0.1 क्लियरेंस है इसका, किसका, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, यही बता रहा है। क्लियरेंस का वैल्यू कितना गया, 0.1। ड्रग एलिमिनेशन ऑकर्स थ्रू 2 ऑर्डर्स, दो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने केमिस्ट्री में हमने पढ़ा, हमने केमिस्ट्री में 11th 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स। पर अभी हम जो है वो 2 ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम केमिस्ट्री में उधर पे बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। इधर पर काइनेटिक्स बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, वो रिएक्शन ही बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि नोट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स एलिमिनेशन आर नॉट सैचुरेबल। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा कोई जो ट्रांसपोर्टर है, मान के चलिए ओएटीपी है, तो ऐसा नहीं कि सारे ओएटीपी जो है फुलफिल हो गए। समझ रहे हैं आप बात, सैचुरेट होने का मतलब क्या, मतलब पूरे ट्रांसपोर्टर भर गए हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा कि जो भी सारे ट्रांसपोर्टर हैं जिसके थ्रू वो ड्रग एक्सपोर्ट हो, मतलब एक्सक्रीट होता है, अगर वो सारे के सारे भर जाए, सैचुरेट हो जाए पूरा एरिया, अब कोई जगह ही ना हो ड्रग को एक्सक्रीट होने की,
तब क्या बोल रहा है, इफ एनी ड्रग एट थेरेप्यूटिक रेंज अटेन्स सैचुरेशन देन काइनेटिक्स चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। तब क्या होगा, तब अगर आप और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में चेंज हो जाएगी काइनेटिक्स। एज ए रिजल्ट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डोज। ये हम देखते हैं कैसे, मतलब कि जैसे जैसे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन फिर आप बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ता जाएगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जितना डोज बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। सारे रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक हो गए, सारे रिसेप्टर्स बिजी हैं, अब उसको एक्सक्रीट होने के लिए जगह नहीं है, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो मतलब डोज बढ़ाओगे तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना, ये बोल दिया। तो ऐसा कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर से जीरो, मतलब वो क्या बोल रहा है कि जीरो से फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में कब चेंज होता है, फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में कौन से ड्रग के केस में, फेनिटोइन, टॉरब्यूटामाइड, वॉरफेरिन और थियोफाइलिन। एक चीज यहां पर शायद गलत हो गई है, वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया है, तो इसकी जगह मैं बोल देता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, है ना ये। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जितना ज्यादा हम डोज बढ़ाते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा एलिमिनेशन होता जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये बोलता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, रेट ऑफ एलिमिनेशन एक स्टीडी रेट से ही एक्सक्रीट होगी ड्रग। क्लियरेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, या तो क्लियरेंस डिक्रीज होगा, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन आप ब्लड में ड्रग का बढ़ाओगे तो हो सकता है कि उतना ज्यादा क्लियरेंस ना हो, उतना ज्यादा एक्सक्रीशन ना हो, एक्यूमुलेट होती जाए बॉडी में ड्रग, या फिर और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूनिट टाइम, या फिर ऐसा हो कि भैया वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तुम कितना भी डोज बढ़ाते जाओ वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अपने हिसाब से ही एक्सक्रीट होगा। एग्जांपल है इथिल अल्कोहल। अब मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि अगर ड्रग थेरेप्यूटिक रेंज में सैचुरेशन काइनेटिक्स, कुछ ड्रग होती है थेरेप्यूटिक रेंज में, नॉर्मली रेंज है उसका, मतलब जितना देना चाहिए उसको थेरेप्यूटिक में उतना ही दिया है, लेकिन अगर वो सैचुरेट हो जाए तो वो कहां, फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में चला जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप उसका डोज बढ़ाते जाओगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। एग्जांपल फेनिटोइन, टॉरब्यूटामाइड, वॉरफेरिन एंड थियोफाइलिन। तो ये था आपका काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। अब हम प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करेंगे। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज टेकन द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू रिड्यूस टू हाफ। आधी मात्रा में घट जाए ड्रग कितना टाइम कोई ड्रग आधी मात्रा शरीर में घटने के लिए लेता है, उसको प्लाज्मा हाफ लाइफ लेते हैं टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मान के चलिए 500 mg हमने लिया तो कितना टाइम लगता है उसको 250 mg कॉन्सेंट्रेशन आने में ब्लड में, वो प्लाज्मा हाफ लाइफ है। मैथमेटिकली एलिमिनेशन हाफ लाइफ टी हाफ इज इन टू बाई के। इन टू मतलब इन जो है वो है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 है, और के क्या है, के है एलिमिनेशन रेट ऑफ कांस्टेंट, है ना, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है जिसको क्लियरेंस बाय वॉल्यूम से हम फॉर्मूले से हम निकालते हैं। फ्रैक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी पर यूनिट टाइम, ऐसी इसकी डेफिनेशन है के की, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। बायोफार्मास्यूटिक्स में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे पर अभी इतना जान लेते हैं। तो क्या क्लियरेंस अपॉन वॉल्यूम से निकालते हैं, ठीक है। अब मान के चलते 4 mg ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हो गया 4 mg और 2 ग्राम जो है एलिमिनेटेड हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो ये हो गया उसका क्लियरेंस, ठीक है। 4 ग्राम हमारे पास ड्रग प्रेजेंट है, 2 ग्राम एलिमिनेट हो रहा है, मतलब क्लियरेंस है उसका 2/4 करेंगे तो 0.5 आ गया वैल्यू। अब अगर हमको हाफ लाइफ निकालनी तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.5 कर देंगे 1.386, उसकी क्या आ गई, हाफ लाइफ आ गई, है ना, ये आ गई। अब ये कितनी, ये आवर्स में आ गई मान के चलते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा हाफ लाइफ हो गई। as volume and clearance changes independently, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, क्लियरेंस और वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं, इसलिए जो है ये जो हाफ लाइफ है ये क्या है, ये एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं है, मतलब इट इज नॉट एन एग्जैक्ट इंडेक्स। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि कोई ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ इतनी होती तो इतनी ही होती है, क्यों, क्योंकि भैया ये दोनों चेंज होते रहते हैं। तो पहली हाफ लाइफ जो है 50% ड्रग एलिमिनेट होता है उसमें, है ना, जैसे कि किसी ड्रग की 2 घंटा प्लाज्मा हाफ लाइफ है, फर्स्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ, उसमें उसका 500 से 250 mg चला जाएगा, ठीक है। सेकंड हाफ लाइफ में 75% ड्रग एलिमिनेट होता है, मतलब जो 50 चला गया, इसके अलावा 25% एलिमिनेट होता है, ठीक है, तो 75%। थर्ड हाफ लाइफ में क्या हो जाता है 85.5, मतलब 50% जो चला गया, फिर 75% जो चला गया, इसके अलावा 12.5% जो है वो एलिमिनेट होता है, तो थर्ड हाफ लाइफ में 12.5% एक्स्ट्रा होता है, टोटल जाके 85.5 ड्रग जो है परसेंट ड्रग एलिमिनेट होता है थर्ड हाफ लाइफ में।
फोर्थ हाफ लाइफ में 93.75, तो 50 चला गया, 75 चला गया, 12.5 चला गया, अब 6.25 एक्सक्रीट होता है, ड्रग एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसे करके टोटल ना 4 से 5 हाफ लाइफ में कोई भी ड्रग पूरा बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो 4 से 5 हाफ लाइफ वो लेता है एलिमिनेट होने के लिए। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर देखी, तो नोट फॉर ड्रग्स एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्योंकि हाफ लाइफ रिमेन कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि वॉल्यूम और क्लियरेंस दोनों जो है वो चेंज नहीं होते हैं ना। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में वॉल्यूम और क्लियरेंस दोनों चेंज नहीं होते। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ जो है, क्योंकि डोज हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि क्लियरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अरे आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।